प्रश्न। नालंदा न केवल शिक्षा का केंद्र था बल्कि संपूर्ण एशिया के विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द। उत्तर। भूमिका। प्राचीन भारत का नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहारा, केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एशिया का बौद्धिक संगम था। 5वीं से 12वीं शताब्दी ई तक नालंदा ने शिक्षा, दर्शन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य किया, जिसने एशियाई बौद्ध जगत को वैचारिक दिशा दी। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का प्रमुख केंद्र नालंदा में एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी और आचार्य अध्ययन हेतु आते थे। उदाहरण। चीनी यात्री ह्वेनसांग, श्वानजांग और आइत्सिंग ने वर्षों तक नालंदा में अध्ययन अध्यापन किया और इसके शैक्षणिक स्तर की प्रशंसा की। बहुविषयक और उन्नत पाठ्यक्रम यहाँ केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं बल्कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, लॉजिक, चिकित्सा, मेडिसिन, गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन पढ़ाए जाते थे। उदाहरण। नागार्जुन और आर्यदेव जैसे आचार्यों द्वारा माध्यमिक दर्शन का विकास। कठोर प्रवेश और उच्च शैक्षणिक मानक। नालंदा में प्रवेश अत्यंत कठिन था, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित होती थी। उदाहरण। इत्सिंग के अनुसार प्रवेश परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थी असफल हो जाते थे। ग्रंथालय और ज्ञान संरचना। नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज ज्ञान का भंडार था। उदाहरण। रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक पुस्तकालय भवनों में हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। राजकीय संरक्षण और स्थायित्व। गुप्त तथा पाल शासकों ने नालंदा को संरक्षण प्रदान किया, जिससे इसकी निरंतरता बनी रही। उदाहरण। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापना और पाल शासकों द्वारा विस्तार। एशिया में बौद्ध विचारों का प्रसार। नालंदा में प्रशिक्षित विद्वानों ने चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उदाहरण। तिब्बती बौद्ध परंपरा पर नालंदा दर्शन का गहरा प्रभाव। निष्कर्ष। इस प्रकार नालंदा एक स्थानीय शिक्षण संस्था नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का बौद्धिक केंद्र था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, उच्च शैक्षणिक मानक और वैचारिक प्रभाव ने इसे प्राचीन विश्व का अद्वितीय विश्वविद्यालय बनाया, जिसकी विरासत आज भी वैश्विक शिक्षा इतिहास में प्रेरणा स्रोत है। प्रश्न। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर स्थापत्य कला की भव्यता पर प्रकाश डालते हुए इसकी तुलना रोम से की थी। किन कारणों से विजयनगर पूर्व आधुनिक दक्षिण भारत में शहरीकरण का प्रतीक बन गया? उत्तर। भूमिका। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, विजयनगर 14वीं-16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का सबसे विकसित नगर था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनिज जैसे समकालीन यात्रियों ने इसके वैभव, नगर योजना और समृद्ध जीवन शैली की तुलना रोम जैसे महान नगरों से की। ये नगर पूर्व आधुनिक भारत में उन्नत शहरीकरण का सशक्त उदाहरण था। सुव्यवस्थित नगर योजना, अर्बन प्लानिंग। विजयनगर एक योजनाबद्ध नगर था जिसमें सड़कें, बाजार, जल संरचनाएं और आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित थे। उदाहरण। चौड़ी और सीधी सड़कें जिनके दोनों ओर बाजार और मंडप बने थे। भव्य स्थापत्य और स्मारकीय निर्माण। नगर में धार्मिक, राजकीय और सार्वजनिक भवनों का विशाल निर्माण हुआ। उदाहरण। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर का पत्थर रथ और हजारा राम मंदिर। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट। शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद विजयनगर में जल संकट नहीं था। उदाहरण। कमलापुर टैंक, नहरें और जलाशय जो कृषि और नगर दोनों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक केंद्र। विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहां विदेशी व्यापारी सक्रिय थे। उदाहरण। अरब, फारसी और पुर्तगाली व्यापारी यहां घोड़े, मसाले और वस्त्रों का व्यापार करते थे। बहुव्यावसायिक और सामाजिक विविधता। नगर में शिल्पकार, व्यापारी, सैनिक, विद्वान और कलाकार साथ रहते थे। उदाहरण। अलग अलग बाजार, हीरा बाजार, घोड़ा बाजार, वस्त्र बाजार। राजकीय संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता। शक्तिशाली शासकों ने नगर विकास को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण। कृष्णदेवराय के काल में स्थापत्य, साहित्य और व्यापार का उत्कर्ष। निष्कर्ष। इस प्रकार सुव्यवस्थित नगर योजना, भव्य स्थापत्य, उन्नत जल प्रबंधन, व्यापारिक समृद्धि और राजकीय संरक्षण के कारण विजयनगर पूर्व आधुनिक दक्षिण भारत में शहरीकरण का प्रतीक बन गया। यही कारण था कि डोमिंगो पेस जैसे विदेशी यात्री इसकी तुलना रोम जैसे महान नगर से करने को विवश हुए। प्रश्न। महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारत में राष्ट्रवाद किन किन विभिन्न तरीकों से प्रकट हुआ? चर्चा कीजिए। उत्तर। भूमिका। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप गुणात्मक रूप से बदल गया। राष्ट्रवाद अब केवल शिक्षित अभिजात वर्ग तक सीमित न रहकर व्यापक जनसमुदाय, सामाजिक जीवन और नैतिक मूल्यों से जुड़ गया। गांधीजी ने इसे जन आधारित, नैतिक और समावेशी आंदोलन का रूप दिया। जन आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद। गांधीजी ने राष्ट्रवाद को जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी से जोड़ा।
उदाहरण: असहयोग आंदोलन 1920-22 में किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी। अहिंसा और सत्याग्रह आधारित राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अब सशस्त्र संघर्ष के बजाय नैतिक प्रतिरोध पर आधारित हुआ। उदाहरण: चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918, जहां अहिंसक तरीकों से औपनिवेशिक अन्याय को चुनौती दी गई। सामाजिक सुधार से जुड़ा राष्ट्रवाद। गांधीजी ने राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधार से जोड़ा। उदाहरण: अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन और हरिजन सेवा, जिससे राष्ट्रवाद सामाजिक समानता से जुड़ा। आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी भावना। गांधीजी ने आत्मनिर्भरता को राष्ट्रवाद का आधार बनाया। उदाहरण: चरखा और खादी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ग्रामीण और किसान आधारित राष्ट्रवाद। पहली बार गांव और किसान राष्ट्रवाद के केंद्र में आए। उदाहरण: बारडोली सत्याग्रह 1928 में किसानों की संगठित भूमिका। महिला भागीदारी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद ने घरेलू और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश किया। उदाहरण: नमक सत्याग्रह 1930 में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। नैतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। गांधीजी ने राष्ट्रवाद को नैतिकता और आत्मशुद्धि से जोड़ा। उदाहरण: सत्य, अहिंसा और आत्मबलिदान को राजनीतिक संघर्ष का आधार बनाना। निष्कर्ष: इस प्रकार महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारतीय राष्ट्रवाद जन आंदोलन, अहिंसा, सामाजिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों के विविध रूपों में प्रकट हुआ। यही समावेशी और जनोन्मुखी राष्ट्रवाद अंततः भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना। प्रश्न: आपातकाल 1975-77 ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर: भूमिका 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी लागू किया गया। इसका औचित्य आंतरिक अशांति बताया गया, किंतु व्यवहार में इसने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीति की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव: आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया, विशेषकर अनुच्छेद 19। उदाहरण: मीसा माइसा के अंतर्गत बिना मुकदमे के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर: न्यायपालिका की भूमिका सीमित कर दी गई और कार्यपालिका का वर्चस्व बढ़ा। उदाहरण: एडीएम जबलपुर केस 1976, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हबियस कॉर्पस को आपातकाल में अस्वीकार्य माना। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन: मीडिया पर कठोर सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई। उदाहरण: इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों पर सरकारी नियंत्रण। कार्यपालिका का केंद्रीकरण और व्यक्तिवाद: प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगियों के हाथों में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ। उदाहरण: संजय गांधी की बिना संवैधानिक पद के निर्णायक भूमिका। संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र पर प्रभाव: आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। उदाहरण: संसद की सर्वोच्चता बढ़ाने और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को सीमित करने का प्रयास। राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन: आपातकाल ने विपक्षी एकता और लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया। उदाहरण: 1977 के चुनावों में जनता पार्टी की विजय और कांग्रेस की पराजय। लोकतंत्र की दीर्घकालिक सीख: आपातकाल ने लोकतंत्र की नाजुकता और संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर किया। उदाहरण: 44वां संविधान संशोधन, जिससे आपातकाल लगाने की शर्तें कठोर की गईं। निष्कर्ष: इस प्रकार आपातकाल ने अल्पकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, किंतु दीर्घकाल में भारतीय लोकतंत्र को अधिक सतर्क, संस्थागत रूप से मजबूत और नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक चेतावनीपूर्ण अध्याय सिद्ध हुआ। प्रश्न: हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए तथा सुनामी तरंग, सुनामी वेव के प्रसार की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भूमिका: सुनामी। सुनामी महासागरीय जलस्तंभ में अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न दीर्घ तरंगें होती हैं, जिनका प्रमुख कारण समुद्र तल पर भूकंप, सबमरीन अर्थक्वेक है। हिंद महासागर क्षेत्र विवर्तनिक रूप से सक्रिय होने के कारण सुनामी जन्य घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, जैसा कि 2004 की विनाशकारी सुनामी ने स्पष्ट किया। हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र: हिंद महासागर में सुनामी का सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र सुंडा उपसारण क्षेत्र, सुंडा सबडक्शन जोन है, जहां भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, बर्मा, सुंडा प्लेट, बुर्मा, सुंडा प्लेट, बुर्मा, सुंडा प्लेट के नीचे धंसती है। उदाहरण: 26 दिसंबर 2004 का सुमात्रा अंडमान भूकंप MW 9.1-9.3 इसी क्षेत्र में घटित हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मकरान उपसारण क्षेत्र, मकरन सबडक्शन जोन है, जो अरब सागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उदाहरण:
1945 का मकरान भूकंप, जिससे ओमान और भारत के पश्चिमी तट पर सुनामी तरंगें पहुंची। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र भी विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। उदाहरण: अंडमान सागर में भूकंपीय गतिविधियां। सुनामी तरंग के प्रसार की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ सुनामी प्रोपगेशन। जब समुद्र तल पर तीव्र भूकंप के कारण ऊर्ध्वाधर विस्थापन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऊपर का संपूर्ण जलस्तंभ एक साथ खिसक जाता है। इससे दीर्घ तरंग दैर्ध्य, लॉन्ग वेवलेंथ वाली सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। गहरे महासागर में सुनामी तरंगों की ऊंचाई कम, अक्सर 0.5-1 मीटर, लेकिन गति अत्यधिक 700-900 किलोमीटर घंटा होती है। उदाहरण: 2004 की सुनामी तरंगें हिंद महासागर पार कर अफ्रीका के तट तक पहुंचीं। जैसे ही तरंगें उथले जल, शैलो वाटर में प्रवेश करती हैं, उनकी गति घटती है, लेकिन ऊर्जा संकेंद्रण के कारण ऊंचाई एम्पलीट्यूड तीव्रता से बढ़ जाती है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है। उदाहरण: तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों पर भारी जनधन हानि। निष्कर्ष इस प्रकार सुंडा और मकरान जैसे उपसारण क्षेत्र हिंद महासागर में सुनामी के प्रमुख स्रोत हैं। सुनामी तरंगों की विशिष्ट प्रसार क्रियाविधि, गहरे जल में तीव्र गति और उथले जल में ऊंचाई वृद्धि ही इनके व्यापक विनाश का मूल कारण है। प्रभावी पूर्व चेतावनी और तटीय तैयारी से ही जोखिम को कम किया जा सकता है। प्रश्न: चीनी उद्योग के उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: भूमिका स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक काल में भारत का चीनी उद्योग मुख्यतः उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित था, किंतु समय के साथ ये स्पष्ट हुआ कि दक्षिण और पश्चिम भारत, विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु चीनी उद्योग के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्र हैं। परिणामस्वरूप चीनी उद्योग का क्रमिक स्थानांतरण उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर हुआ। जलवायु और कृषि परिस्थितियां: दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, जहां गन्ने की वृद्धि अवधि लंबी होती है और प्रति वर्ष अधिक कटाई, मल्टीपल हार्वेस्टिंग संभव होती है। उदाहरण: महाराष्ट्र में गन्ने की औसत रिकवरी दर उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा: दक्षिण भारत में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे चीनी उत्पादन अधिक कुशल होता है। उदाहरण: कर्नाटक और तमिलनाडु में चीनी रिकवरी प्रतिशत उत्तर प्रदेश से अधिक पाया जाता है। सिंचाई और जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था: दक्षिण भारत में नहरों, बांधों और सहकारी सिंचाई प्रणालियों का बेहतर विकास हुआ। उदाहरण: महाराष्ट्र में कोयना और भीमा नदी परियोजनाओं ने गन्ना खेती को स्थायित्व दिया। सहकारी आंदोलन की भूमिका: दक्षिण भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, सहकारी चीनी मिलों ने किसानों और उद्योग के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए। उदाहरण: वारणा और कोल्हापुर क्षेत्र की सहकारी चीनी मिलें। भूमि जोत का आकार और यंत्रीकरण: दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत बड़ी जोतों और यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन के कारण उत्पादन लागत कम हुई। उदाहरण: हार्वेस्टर मशीनों का व्यापक उपयोग। उत्तर भारत की संरचनात्मक सीमाएं: उत्तर भारत में छोटी जोतें, मानसून पर अधिक निर्भरता और गन्ने की कम सुक्रोज मात्रा समस्याएं बनी रहीं। उदाहरण: पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलों की अनियमितता और भुगतान संकट। निष्कर्ष इस प्रकार अनुकूल जलवायु, उच्च सुक्रोज मात्रा, बेहतर सिंचाई, सहकारी मॉडल और उत्पादन दक्षता के कारण चीनी उद्योग का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हुआ। यह परिवर्तन भारत के कृषि औद्योगिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। प्रश्न: थर्मोकास्ट क्या है? आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: भूमिका ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सबसे तीव्र रूप से दिखाई दे रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के तीव्र पिघलाव के साथ साथ थर्मोकास्ट जैसी भू आकृतिक प्रक्रियाएं तेजी से उभर रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को और बढ़ा रही हैं। थर्मोकास्ट का अर्थ: थर्मोकास्ट वो भू आकृतिक प्रक्रिया और उससे उत्पन्न स्थल रूप है जो तब विकसित होता है जब बर्फ समृद्ध परमाफ्रॉस्ट, आइस रिच परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगता है। पिघलाव के बाद भूमि धंस जाती है और अनियमित गड्ढे, झीलें, दलदल और अवसाद, डिप्रेशंस बन जाते हैं। उदाहरण: साइबेरिया और अलास्का में थर्मोकास्ट झीलों, थर्मोकास्ट लेक्स का तेजी से विस्तार। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से थर्मोकास्ट की बढ़ती घटनाएं: वैश्विक तापमान वृद्धि से आर्कटिक क्षेत्र औसत वैश्विक दर से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिसे आर्कटिक प्रवर्धन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। इससे परमाफ्रॉस्ट की स्थिरता समाप्त हो रही है। उदाहरण: यामाल प्रायद्वीप, रशिया में भूमि धंसाव और बड़े गड्ढों का निर्माण। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भूमिका: थर्मोकास्ट जलवायु परिवर्तन को एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि, पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करता है।
परमाफ्रॉस्ट में जमी जैविक सामग्री के पिघलने से मीथेन, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। उदाहरण: थर्मोकास्ट झीलें मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत बन रही हैं। पारिस्थितिकी और मानव अवसंरचना पर प्रभाव: थर्मोकास्ट से पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर होता है और मानव अवसंरचना को गंभीर क्षति पहुंचती है। उदाहरण: अलास्का में सड़कें, पाइपलाइन और इमारतें धंसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रही हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार थर्मोकास्ट केवल एक भू-आकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट पिघलाव और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच एक खतरनाक कड़ी है। इसकी बढ़ती प्रासंगिकता यह दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की तीव्र वास्तविकता बन चुका है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर त्वरित और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। प्रश्न: भारत में शहरीकरण की धीमी गति इसकी आर्थिक, सामाजिक और समग्र गवर्नेंस संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न करती है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। उत्तर: भूमिका: शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख सूचक माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद शहरी आबादी में वृद्धि हुई है, किंतु इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी और असमान रही है। यह धीमी शहरीकरण प्रक्रिया अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और शासन व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न करती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता: भारत की बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिससे ग्रामीण शहरी प्रवासन सीमित रहता है। उदाहरण: कार्यबल का बड़ा भाग कम उत्पादक कृषि क्षेत्र में संलग्न है, जबकि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया। औद्योगीकरण और रोजगार सृजन की कमी: शहरीकरण प्रायः उद्योग और सेवा क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा होता है, पर भारत में श्रम प्रधान उद्योग पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाए। उदाहरण: जॉबलेस ग्रोथ के कारण ग्रामीण युवाओं का स्थायी शहरी समावेशन नहीं हो सका। शहरी अवसंरचना की अपर्याप्तता: आवास, परिवहन, जल, स्वच्छता और ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शहरीकरण को बाधित करती है। उदाहरण: छोटे और मध्यम शहर, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, निवेश और जनसंख्या आकर्षित करने में पिछड़ जाते हैं। नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएं: शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता कमजोर रही है। उदाहरण: 74वें संविधान संशोधन के बावजूद नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन नहीं मिले। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक: ग्रामीण समाज में भूमि, सामाजिक सुरक्षा और पारंपरिक आजीविका से जुड़ाव भी शहरी प्रवासन को धीमा करता है। उदाहरण: असंगठित शहरी क्षेत्र में असुरक्षित जीवन ग्रामीणों को हतोत्साहित करता है। असमान और अनौपचारिक शहरीकरण: जहां शहरीकरण हुआ भी है, वो अक्सर झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों के रूप में हुआ। उदाहरण: महानगरों में स्लम वृद्धि, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निष्कर्ष: इस प्रकार भारत में शहरीकरण की धीमी गति के पीछे आर्थिक संरचना, रोजगार अवसरों की कमी, कमजोर शहरी शासन और सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास, श्रम प्रधान औद्योगीकरण और सशक्त शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से ही शहरीकरण को विकास का वास्तविक इंजन बनाया जा सकता है। प्रश्न: भारत की विविधता इसके लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? राष्ट्रीय एकीकरण हेतु इस विविधता का लाभ उठाने के लिए शुरू की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: भूमिका: भारत भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, भूगोल और जीवन शैली की दृष्टि से अत्यंत विविध देश है। यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की पहचान भी है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इसी बात पर निर्भर करती है कि वो इस विविधता को किस प्रकार समावेश, प्रतिनिधित्व और एकता में बदलता है। लोकतंत्र पर भारत की विविधता का प्रभाव: भारत की विविधता लोकतंत्र को समावेशी, इंक्लूसिव बनाती है। विभिन्न समुदायों की राजनीतिक भागीदारी ने लोकतंत्र को केवल बहुमत का शासन न बनाकर बहुलतावादी, प्लूरलिस्टिक स्वरूप दिया। उदाहरण: अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण से प्रतिनिधि लोकतंत्र मजबूत हुआ। यह विविधता लोकतंत्र में संघीयता, फेडरलिज्म को सुदृढ़ करती है। भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक हुआ। उदाहरण: भाषाई राज्यों का गठन, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक मान्यता मिली। साथ ही विविधता लोकतंत्र के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न करती है, जैसे पहचान आधारित राजनीति और सांप्रदायिक तनाव। उदाहरण: जाति और धर्म आधारित ध्रुवीकरण से कभी-कभी लोकतांत्रिक विमर्श प्रभावित होता है। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु विविधता का उपयोग: प्रमुख पहले संविधान ने विविधता को एकता में बदलने का आधार प्रदान किया। उदाहरण: मौलिक अधिकारों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भाषाई और सांस्कृतिक समावेशन: भारत ने एकरूपता के बजाय एकता में विविधता को अपनाया। उदाहरण: 8वीं अनुसूची में अनेक भाषाओं को मान्यता।
संघीय व्यवस्था और सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन विविधता को संभालने का माध्यम बना। उदाहरण, अंतर्राज्य परिषद और जीएसटी परिषद। राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम और प्रतीकात्मक पहले सरकार ने विविधता को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक भावनात्मक प्रयास किए। उदाहरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, जो राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। समावेशी विकास नीतियां विकास को राष्ट्रीय एकीकरण का साधन बनाया गया। उदाहरण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिससे पिछड़े और विविध क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। निष्कर्ष, इस प्रकार भारत की विविधता उसके लोकतंत्र को अधिक प्रातिनिधिक, जीवंत और लचीला बनाती है, यद्यपि यह चुनौतियां भी उत्पन्न करती है। संविधान, संघीय ढांचे और समावेशी नीतियों के माध्यम से भारत ने इस विविधता को राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति में बदला है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है। प्रश्न, ग्रामीण आजीविका और सामाजिक दृष्टिकोण को रूपांतरित करने में जमीनी स्तर पर महिला संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर, भूमिका ग्रामीण भारत में महिलाओं के जमीनी स्तर के संगठन, विशेषकर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला संघ और सामुदायिक नेटवर्क केवल आजीविका सृजन के साधन नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक सोच, शक्ति संतुलन और ग्रामीण विकास की दिशा को भी गहराई से बदला है। इन संगठनों ने आर्थिक सशक्तिकरण को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ दिया है। आजीविका सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण, महिला संगठनों ने बचत, ऋण और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को स्थायित्व प्रदान किया है। उदाहरण, केरल की कुदुम्बश्री पहल के तहत महिलाएं कृषि प्रसंस्करण, केटरिंग और सूक्ष्म उद्योगों से नियमित आय अर्जित कर रही हैं। वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता, इन संगठनों ने महिलाओं को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा। उदाहरण, बिहार और झारखंड में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम से साहूकारों पर निर्भरता घटी और महिलाओं की निर्णय क्षमता बढ़ी। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, महिला संगठनों ने पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी और महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका को स्वीकार्यता दिलाई। उदाहरण, राजस्थान में महिला समूहों द्वारा बाल विवाह और घरेलू हिंसा के विरुद्ध सामूहिक हस्तक्षेप। शासन और लोकतांत्रिक भागीदारी, जमीनी संगठनों ने महिलाओं को स्थानीय शासन में सक्रिय बनाया। उदाहरण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ग्राम सभाओं और पंचायतों में मुद्दे उठाने लगीं, जिससे स्थानीय जवाबदेही बढ़ी। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर प्रभाव, महिला संगठनों ने सामाजिक विकास के सूचकांकों में भी सुधार किया। उदाहरण, ओडिशा में महिला समूहों की भागीदारी से मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ी। संकटों में सामुदायिक लचीलापन, आपदाओं और महामारी के समय महिला संगठन अग्रिम पंक्ति में रहे। उदाहरण, कोविड-19 के दौरान एसएचजीएस द्वारा मास्क निर्माण, सामुदायिक रसोई और राहत वितरण। निष्कर्ष, इस प्रकार जमीनी स्तर पर महिला संगठनों ने ग्रामीण आजीविका को विविध, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाया तथा सामाजिक दृष्टिकोण में समानता, सहभागिता और नेतृत्व की भावना विकसित की। ये संगठन ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावी उत्प्रेरक बनकर उभरे हैं। प्रश्न, भारतीय लोक और जनजातीय कलाएं जीवंत और जीवित परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की जा रही हैं। पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उत्तर, भूमिका, भारतीय लोक और जनजातीय कलाएं केवल सौंदर्यात्मक अभिव्यक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये समाज की स्मृति, ज्ञान और पहचान को संजोने वाली जीवित परंपराएं हैं। इन कलाओं के संरक्षण और पीढ़ीगत हस्तांतरण में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय रही है, क्योंकि वे घरेलू, सामुदायिक और अनौपचारिक सांस्कृतिक शिक्षा की मुख्य वाहक रही हैं। कलात्मक कौशल का पीढ़ीगत हस्तांतरण, महिलाएं परिवार और समुदाय के भीतर कला कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। उदाहरण, बिहार की मधुबनी चित्रकला में माताएं बेटियों को चित्रांकन की तकनीक और प्रतीकात्मक अर्थ सिखाती हैं। पारंपरिक ज्ञान और प्रतीकात्मकता का संरक्षण, लोक और जनजातीय कलाओं में प्रकृति, कृषि, ऋतु और जीवन चक्र से जुड़ा ज्ञान निहित होता है। उदाहरण, वारली कला में महिलाओं द्वारा कृषि, विवाह और सामुदायिक जीवन के प्रतीकों का संरक्षण। अनुष्ठान, गीत और मौखिक परंपराएं, महिलाएं लोकगीत, कथाएं और अनुष्ठानों के माध्यम से सांस्कृतिक स्मृति को जीवित रखती हैं। उदाहरण, छत्तीसगढ़ की पंडवानी और राजस्थान के मंगल गीत, जो स्त्रियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाते हैं। सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता, महिला कलाकार सामुदायिक पहचान को सुदृढ़ करती हैं। उदाहरण, ओडिशा की सौरा और आंध्र प्रदेश की लंबानी कढ़ाई। आधुनिक बाजार से जोड़कर संरक्षण, आज महिलाएं पारंपरिक कलाओं को आजीविका से जोड़कर संरक्षण को टिकाऊ बना रही हैं। उदाहरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जनजातीय कढ़ाई और हस्तशिल्प का विपणन। संकट के समय सांस्कृतिक रक्षा, विस्थापन और आधुनिकीकरण के दौर में महिलाएं सांस्कृतिक विरासत की रक्षक बनी हैं।
उदाहरण, बांध परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय महिलाओं द्वारा कला परंपराओं को जीवित रखना। निष्कर्ष, इस प्रकार भारतीय लोक और जनजातीय कलाओं की जीवंतता में महिलाओं की भूमिका आधारभूत और अपरिहार्य है। वे न केवल कला की संवाहक हैं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक स्मृति और सामुदायिक पहचान की संरक्षक भी हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अधूरा रहेगा। प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण और परिणाम क्या थे? 20वीं सदी के आरंभ में इसने राष्ट्रवादी रणनीति को किस प्रकार नए रूप प्रदान किए? उत्तर। भूमिका, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन औपनिवेशिक भारत की सबसे विवादास्पद प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक था। यद्यपि इसे प्रशासनिक सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु वास्तविकता में इसने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा, नई रणनीति और व्यापक जनाधार प्रदान किया। बंगाल विभाजन के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विशाल आकार और प्रशासनिक कठिनाइयों को विभाजन का औपचारिक कारण बताया। उदाहरण, एक ही प्रांत में लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या और प्रशासनिक बोझ। वास्तविक कारण राजनीतिक था, उभरते बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करना। उदाहरण, कलकत्ता राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र था, जिसे विभाजित कर तोड़ने का प्रयास किया गया। धार्मिक आधार पर विभाजन कर फूट डालो और राज करो नीति लागू की गई। उदाहरण, मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल का निर्माण। बंगाल विभाजन के प्रमुख परिणाम, विभाजन के विरोध में व्यापक जनांदोलन प्रारंभ हुआ। उदाहरण, 1905-08 का स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। राष्ट्रीय चेतना का तीव्र प्रसार हुआ और आंदोलन बंगाल से बाहर फैल गया। उदाहरण, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास तक स्वदेशी भावना का विस्तार। ब्रिटिश सरकार को अंततः विभाजन रद्द करना पड़ा। उदाहरण, 1911 में बंगाल विभाजन की वापसी। राष्ट्रवादी रणनीति को मिले नए रूप, नरमपंथी संवैधानिक राजनीति के साथ उग्र राष्ट्रवाद उभरा। उदाहरण, तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष की सक्रिय भूमिका। आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता को बल मिला। उदाहरण, विदेशी वस्त्रों की होली और खादी स्वदेशी उद्योगों का प्रचार। सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीकों का उपयोग बढ़ा। उदाहरण, वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रयोग। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी प्रेरणा मिली। उदाहरण, अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन। निष्कर्ष, इस प्रकार 1905 का बंगाल विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने 20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रवादी रणनीति को जन आंदोलन, स्वदेशी, उग्र राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक प्रतिरोध जैसे नए रूप प्रदान किए, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को अपराजेय दिशा दी। प्रश्न, अपमान की सदी 1839-1949 ने आधुनिक चीन की राष्ट्रीय पहचान और विदेशी संबंधों के प्रति उसके दृष्टिकोण को किस प्रकार आकार प्रदान किया? प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उत्तर। भूमिका, 1839 से 1949 का कालखंड चीनी इतिहास में अपमान की सदी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों और जापान द्वारा चीन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सांस्कृतिक आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। इसी ऐतिहासिक अनुभव ने आधुनिक चीन की राष्ट्रीय पहचान और विदेश नीति की बुनियादी सोच को आकार दिया। राष्ट्रीय पहचान पर प्रभाव, अफीम युद्धों, ओपियम वॉर्स 1839-42 और 1856-60 में चीन की पराजय ने पारंपरिक मध्य साम्राज्य, मिडिल किंगडम की श्रेष्ठता की धारणा को तोड़ दिया। उदाहरण, नानकिंग संधि, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के तहत हांगकांग का हस्तांतरण और असमान संधियां, अनइक्वल ट्रीटीज। विदेशी हस्तक्षेप ने चीनी समाज में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। उदाहरण, ताइपिंग विद्रोह और बाद में बॉक्सर विद्रोह 1900, जो विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया थे। 1911 की शिन्हाई क्रांति, शिन्हाई रेवोल्यूशन और छिंग राजवंश का पतन चीन में आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। उदाहरण, सन यात-सेन का 3 सिद्धांत, राष्ट्रवाद, जनतंत्र और जनकल्याण। जापानी आक्रमण 1931, मांचूरिया 1937 पूर्ण युद्ध ने राष्ट्रवादी एकता को और सुदृढ़ किया। उदाहरण, नानजिंग नरसंहार ने सामूहिक स्मृति में गहरा आघात छोड़ा। विदेशी संबंधों के दृष्टिकोण पर प्रभाव, इस कालखंड ने चीन में संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च मूल्य बनाया। उदाहरण, विदेशी शक्तियों के प्रति गहरा अविश्वास और असमान संधियों का उन्मूलन लक्ष्य। 1949 में जनवादी गणराज्य चीन (पीआरसी) की स्थापना के बाद विदेश नीति में हस्तक्षेप, विरोध और समानता पर आधारित संबंधों पर जोर दिया गया। उदाहरण, पंचशील सिद्धांत और उपनिवेशवाद विरोधी रुख।
निष्कर्ष इस प्रकार अपमान की सदी ने आधुनिक चीन की राष्ट्रीय पहचान को राष्ट्रवादी, संप्रभुता केंद्रित और ऐतिहासिक पीड़ा स्मृति से युक्त बनाया। इसी अनुभव ने चीन के विदेशी संबंधों को सावधान, आत्मनिर्भर और हस्तक्षेप विरोधी स्वरूप प्रदान किया, जो आज भी उसकी विदेश नीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रश्न: पूर्वी भारत में जूट उद्योग के संकेंद्रण में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए तथा वर्तमान में जूट उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: भूमिका जूट उद्योग भारत का एक पारंपरिक और श्रम प्रधान उद्योग है, जिसने औपनिवेशिक काल से ही पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जूट उद्योग का तीव्र संकेंद्रण देखने को मिलता है। पूर्वी भारत में जूट उद्योग के संकेंद्रण के सबसे प्रमुख कारक कच्चे माल की उपलब्धता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु और मृदा प्रदान करता है। उदाहरण: पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के बाढ़ मैदानी क्षेत्र। दूसरा कारक अनुकूल जलवायु और जल उपलब्धता है। जूट रेटिंग के लिए प्रचुर जल आवश्यक होता है। उदाहरण: हुगली नदी और उसकी सहायक नदियां। औपनिवेशिक विरासत और प्रारंभिक निवेश ने भी संकेंद्रण को बढ़ावा दिया। उदाहरण: ब्रिटिश काल में कोलकाता बंदरगाह के निकट जूट मिलों की स्थापना। परिवहन और बंदरगाह सुविधा भी निर्णायक रही। उदाहरण: हुगली नदी मार्ग और कोलकाता पोर्ट से निर्यात। सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता। उदाहरण: बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से श्रमिकों का प्रवासन। वर्तमान में जूट उद्योग की प्रमुख चुनौतियां सिंथेटिक विकल्पों से प्रतिस्पर्धा ने जूट की मांग को प्रभावित किया है। उदाहरण: प्लास्टिक और पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग। प्रौद्योगिकीय पिछड़ापन और मिलों का जर्जर ढांचा। उदाहरण: कई जूट मिलें आज भी पुरानी मशीनों पर निर्भर। कच्चे जूट की आपूर्ति और गुणवत्ता में अस्थिरता। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन से उत्पादन में उतार चढ़ाव। श्रम संबंधी समस्याएं और उत्पादकता में कमी। उदाहरण: औद्योगिक विवाद और मिल बंद होना। वैश्विक बाजार में सीमित विविधीकरण। उदाहरण: मूल्यवर्धित जूट उत्पादों का सीमित निर्यात। निष्कर्ष इस प्रकार पूर्वी भारत में जूट उद्योग का संकेंद्रण प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों का परिणाम रहा है। हालांकि आज ये उद्योग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिर भी पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली उत्पादों की बढ़ती मांग जूट उद्योग के पुनरुत्थान की संभावनाएं प्रदान करती है। प्रश्न: कोरल रीफ के निर्माण में अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं का वर्णन कीजिए। उनके विकास के चरणों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों तथा मानव जनित क्रियाओं पर विवेचना कीजिए। उत्तर: भूमिका कोरल रीफ उथले समुद्री क्षेत्रों में विकसित होने वाले अत्यंत उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। इनका निर्माण विशिष्ट पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है और मानव जनित हस्तक्षेप इनके अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कोरल रीफ के निर्माण के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं। कोरल रीफ के लिए उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट अनिवार्य है। समुद्री जल का तापमान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। उदाहरण: ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। स्वच्छ और उथला समुद्री जल आवश्यक होता है ताकि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके, क्योंकि कोरल में सहजीवी शैवाल ज़ूक्सैंथिले प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण: लक्षद्वीप द्वीप समूह। कम अवसादन, लो सेडिमेंटेशन और स्थिर लवणता, सैलिनिटी भी आवश्यक शर्तें हैं। उदाहरण: लाल सागर, रेड सी के कोरल रीफ। कोरल रीफ के विकास के प्रमुख चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला चरण फ्रिंजिंग रीफ का होता है, जो सीधे तट के साथ विकसित होता है। उदाहरण: अंडमान द्वीप समूह। दूसरा चरण बैरियर रीफ का है, जिसमें तट और रीफ के बीच लगून बन जाता है। उदाहरण: ग्रेट बैरियर रीफ। तीसरा चरण एटोल का होता है, जो ज्वालामुखी द्वीप के धंसने सबसाइडेंस के बाद वलयाकार संरचना में विकसित होता है। उदाहरण: मालदीव द्वीप समूह। इन चरणों के पीछे प्रमुख कारण समुद्री तल का धीरे धीरे धंसना, जैविक वृद्धि और कैल्शियम कार्बोनेट का सतत निक्षेपण है। मानव जनित क्रियाएं और उनका प्रभाव। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोरल ब्लीचिंग होती है। उदाहरण: 2016 और 2020 में ग्रेट बैरियर रीफ का क्षरण। समुद्री प्रदूषण और तटीय विकास से अवसादन बढ़ता है। उदाहरण: औद्योगिक अपशिष्ट के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के रीफ्स प्रभावित। अतिमत्स्यन, ओवरफिशिंग और विनाशकारी मछली पकड़ने की तकनीकें रीफ संरचना को नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण: डायनामाइट फिशिंग। निष्कर्ष इस प्रकार कोरल रीफ का निर्माण विशिष्ट पर्यावरणीय संतुलन
और दीर्घकालिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। किंतु मानव जनित गतिविधियां इस संतुलन को तेजी से बिगाड़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, समुद्री संरक्षण क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और सतत तटीय प्रबंधन ही कोरल रीफ के संरक्षण की कुंजी हैं।